एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर निकिता मंजनवाल, ऑर्थोपैडिक फिजियोथेरेपिस्ट, और आज मेरे साथ है बहुत ही फेमस ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर प्रथमेश जैन सर। ये एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन है, इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसीएल इंजरी जिन लोगों को हो जाती है उनमें कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्निक लाभदायक है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। आज हम इस वीडियो में सर से पूरी जानकारी लेंगे, सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सर, कुछ हमारे व्यूवर्स नए हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ बताएं कि एसीएल क्या होता है, कहाँ लोकेटेड है, और इसके जब इंजरी होती है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स। देखिए, एसीएल लिगामेंट घुटने का प्रमुख लिगामेंट है जी। एसीएल लिगामेंट घुटने की दूरी को बनाता है और घुटने को स्थिरता प्रदान करता है जी। तो जब भी आपके घुटने में चोट लगती है तो एसीएल इंजरी होने का चांस काफी ज्यादा होता है जी। यह लिगामेंट ऊपर की हड्डी, जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं, और नीचे की हड्डी, जिसको टांग की हड्डी बोलते हैं, उनके बीच में रहता है और चोट लगने के कारण टूट सकता है। इस लिगामेंट को टूटने से घुटने के अंदर अस्थिरता, लचक, दर्द, लॉकिंग जैसी तकलीफें और सिम्टम्स रह सकते हैं, जिसके कारण से मरीज को चलने में तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, और साथ ही साथ अगर ये इस इंजरी को निग्लेक्ट कर दिया जाए, इसका इलाज नहीं लिया जाए, तो आगे चल के घुटने में घिसारा भी आ सकता है। इसलिए ये लिगामेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है, इसकी इंजरी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। तो सर, जैसे पेशेंट आपके पास आए तो आप क्या इन्वेस्टिगेशंस करके ये डिसाइड करते हैं कि ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एमआरआई मस्ट है। हर मरीज को आजकल एमआरआई बहुत कॉमनली अवेलेबल हो गया है, तो अगर मरीज की उम्र कम है, यंग आपकी उम्र है, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है और घुटने में तकलीफ रहती है, और ऐसा हुआ है कि पहले कभी भी घुटने में चोट लगी है आपको, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको घुटने का एमआरआई करा लेना चाहिए। एमआरआई 98 से 99% तक एक्यूरेसी से आपके घुटने में जो लिगामेंट और गद्दी की इंजरी है उसको पकड़ सकता है। इसलिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आपके घुटने में लिगामेंट इंजरी हो सकती है तो एक एमआरआई स्कैन आपको जरूर कराना चाहिए। जी। तो सर, जैसे आपने एमआरआई स्कैन करवाया और पता चला कि इस पेशेंट को ऑपरेटिव प्रोसीजर की जरूरत है, तो वो कैसा रहता है? वो इमरजेंसी में आप कर देते हैं या वो एक प्लान सर्जरी रहती है? देखिए, एसीएल की जो सर्जरी होती है वो हम तब करते हैं जब एसीएल लिगामेंट में कंप्लीट टेयर हो या एसीएल लिगामेंट टूट गया हो। यह सर्जरी कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है। इसको आपको प्लान करके सही जगह पे करवाना चाहिए। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि गिर गए, चोट लग गई, लिगामेंट इंजरी हो गई, बाजू के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वहीं पर सर्जरी करा ली। यह एक सही अप्रोच नहीं है। अगर आपको एसीएल इंजरी है तो इसमें कोई भी इमरजेंसी वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुरंत का तुरंत आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। आप सोचने के लिए, विचारने के लिए, सही जगह चुनने के लिए टाइम ले सकते हैं। इसमें इमरजेंसी नहीं होती है। जी। तो व्यूवर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से पूरी जानकारी के साथ ये सर्जरी करवाइए, कोई डरने की बात नहीं है। तो आप पूरी जानकारी करके ही ये प्लान सर्जरी करवाइएगा। तो सर, अब मेरा आपसे सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्वेश्चन है कि आजकल कौन सी टेक्निक्स आप यूज करते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि एसीएल सर्जरी जो है, आप एक बहुत सिंपल सी भाषा में कहते हैं, पर अगर टेक्निकली हम बात करें तो हर मरीज जो होता है हमारे लिए एक नया मरीज होता है। हर मरीज में जो इंजरी होती है वो डिफरेंट अलग अलग टाइप की इंजरी हो सकती है, और मरीज भी हमारे पास अलग अलग टाइम पे आ सकता है। इसलिए अगर कोई भी डॉक्टर यह कहता है कि ये एक जो तकनीक है वो रामबाण तकनीक है पेशेंट के लिए, तो वो गलत है, क्योंकि हर मरीज को हमको देख के, उसको इवेल्युएट करके, उसके नी में जब हम आर्थ्रोस्कोपी करते हैं तो हम उसकी एग्जैक्ट कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उसकी जो इंजरी होती है, उसके अनुसार हम उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट देना पसंद करते हैं, जिसको एक पेशेंट स्पेसिफिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि उसको इंजरी कितनी है और वो इंजरी लगने के कितने समय के बाद हमारे पास मरीज आया है। इसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि क्या तकनीक से सर्जरी करनी चाहिए और कौन सी तकनीक उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी, जिससे कि वो बेस्ट रिजल्ट अचीव कर पाएगा। तो पेशेंट को देखते हुए, उसकी इंजरी को देखते हुए, उसके एमआरआई को देखते हुए और इंजरी से कितना टाइम हुआ है उसको देखते हुए हम मरीज के लिए क्या बेस्ट टेक्निक है वो हम डिसाइड करने वाले हैं। अभी हम उसके बारे में और बात करेंगे, पर बेसिकली ये आपको सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी ये कहता है कि यह पर्टिकुलर टेक्निक बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर टेक्निक पेशेंट के अनुरूप होनी चाहिए। आपको क्या इंजरी है और उसके अनुरूप क्या बेस्ट है, वही आपके लिए काम करता है।
जी, तो सर आप हमें प्लीज थोड़ा सा पॉइंट आउट करके बताएंगे कौन सी टेक्निक्स लिस्ट आउट होती है ठीक है, तो इसकी? बहुत सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूँ कि जो लेटेस्ट एडवांसमेंट एसीएल सर्जरी में हुआ है वह है एसीएल रिपेयर की सर्जरी। पहले यही माना जाता था कि एसीएल अगर टूटा जाता है तो एसीएल को वो वाला एसीएल हटा के नया एसीएल डाल दिया जाए, जिसको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। अब ये सर्जरी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, परंतु अगर हम पुराना एसीएल को बचा पाए, उसी एसीएल में टांके लेके जहां से वो फटा है वहां पे उसको रिपेयर कर पाए, जिसको एसीएल रिपेयर सर्जरी बोलते हैं, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हम कर सकते हैं। तो अगर मरीज हमारे पास एक निश्चित टाइम फ्रेम में आ सकता है, महीने से 2 महीने में हमारे पास मरीज आ रहा है और सही समय पे हमारे पास मरीज है, उसके घुटने में हमारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से फीमोरल अवर्जन है, मतलब जो जांघ की हड्डी है वहां से लिगामेंट उखड़ गया है, तो ऐसे मरीजों में सबसे अच्छा यह रहता है कि हम जहां से उखड़ा है वहीं पे उसको वापस अटैच कर दें, वहीं फुटप्रिंट पे एसीएल वापस हम अटैच कर दें, जिससे हम बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो फुटप्रिंट रिपेयर, डायरेक्ट रिपेयर, शर्मन टाइप 1 एसीएल फीमोरल अवर्जन अगर मरीज हमारे पास सही समय पे आया है तो हमें करना चाहिए, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ये सबसे रीसेंट एडवांसमेंट है एसीएल प्राइमरी रिपेयर। इसमें हम ग्राफ्ट भी नहीं लेते हैं, कोई ग्राफ्ट का इंसिजन नहीं आता है, जहां से एसीएल उखड़ा है वहीं पर अपनी जगह अटैच कर देते हैं। यह सर्जरी कुल मिला के 15 से 20% लोगों में हम कर पाते हैं। जैसे 100 मरीज हमारे पास एसीएल सर्जरी के आते हैं तो 15 से 20% इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं जिसमें हम ये पर्टिकुलर सर्जरी कर सकते हैं। जी सर बाकी में जैसे 80% रहेगा उसमें रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी? बिल्कुल, बाकी मरीजों में जैसा मैंने आपको बताया कि जिन मरीजों में एसीएल रिपेयर हम कर पा रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, आपका ओरिजिनल रिजल्ट रिपेयर बच जाता है और जान पतली होने का रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से बचे हुए 100 लोगों में से कुल 15 से 20% केसेस में हम एसीएल ऑगमेंटेशन की सर्जरी कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में जो बचा हुआ एसीएल है उसके भी फाइबर्स हम जो जहां से एसीएल फटा हुआ है वहां पे रीअटैच कर रहे हैं, जिसको एसीएल ऑगमेंटेशन बोलते हैं या फुटप्रिंट रीअटैचमेंट बोलते हैं। तो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम एसीएल ऑगमेंटेशन कर रहे हैं, तो ये भी एक काफी एडवांस टेक्निक है। इसमें एक ऑल सूचर टेक्निक का प्रयोग होता है। इसमें एक ऑल सूचर एंकर आपके फीमोरल फुटप्रिंट पे डाल दिया जाता है और जो बचा हुआ एसीएल स्टंप है वो वापस अटैच कर दिया जाता है। इन मरीजों में प्रोप्राइसेप्शन बहुत अच्छा रहता है, मतलब बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहती है, ज्यादा क्विक रिकवरी हम कर सकते हैं और ज्यादा फास्ट वो स्पोर्ट्स में और रिहेबिलिटेशन में वापस जा सकते हैं। तो यह एक, जैसे मैंने बताया कि कुल 100 लोगों में 15 से 20% में हम रिपेयर कर सकते हैं और बचे हुए 15 से 20% जो लकी पेशेंट होंगे जिसमें हमको अच्छा स्टंप मिल रहा है तो उसमें हम ये एसीएल ऑगमेंटेशन की सर्जरी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है तकनीक लेटेस्ट इनोवेशंस मैं कहूंगा एसीएल सर्जरी की डेट में आज के लिए है। जी ओके, थैंक यू सर। मेरा आपसे अगला सवाल ये कि मैंने बहुत सुना है ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी के बारे में, तो आप प्लीज इसके ऊपर बताएंगे क्या? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब जो मैंने बताया कि जिन मरीजों में एसीएल प्राइमरी रिपेयर हो सकता है वो बेस्ट है, जिन मरीजों में एसीएल ऑगमेंटेशन हो सकता है वह बेस्ट है। अब जिन मरीजों में ये दोनों चीजें की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपकी इंजरी को समय हो गया है, टाइम हो गया है, उन मरीजों में हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करते हैं और ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी जो है वो एक बहुत ही अच्छी तकनीक है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी जो हम बचे हुए 60 से 70% केस है उसमें हम कर सकते हैं। अगर आपका स्टंप अच्छा नहीं है, स्टंप को हम रिपेयर या तो स्टंप को हम अपनी जगह पर वापस नहीं लगा पाते हैं, तो ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी में दोनों ही तरफ जांघ की हड्डी में और टांग की हड्डी में सॉकेट्स बनाए जाते हैं और इन सॉकेट्स के माध्यम से एसीएल लिगामेंट को फिक्स किया जाता है। इसमें ऊपर की तरफ भी एक बटन आता है और नीचे की तरफ भी बटन आता है। इस तकनीक में स्क्रू का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, तो स्क्रू रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह प्रॉब्लम इस तकनीक में नहीं आती। इस तकनीक में ऊपर और नीचे स्पेशल बटन्स के माध्यम से एसीएल लिगामेंट को टाइट कर दिया जाता है। सिर्फ एक ही जो ग्राफ्ट है वो लेने की जरूरत पड़ती है, जिसको सेमी टेंडनस ग्राफ्ट बोलते हैं, उसी को हम अराउंड लूप कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस टेक्निक को, जो ऑल इनसाइड टेक्निक है, उसको हम इंटरनल ब्रेस के माध्यम से ऑगमेंट भी कर देते हैं। तो कई पेशेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि करीबन हमारी प्रैक्टिस में करीबन
25 से 30% पेशेंट्स के लिए ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी जो है वो बेस्ट सर्जरी रहती है और उनमें ये सर्जरी करके हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। जी सर, मैंने काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन सुने हुए भी हैं कि जैसे आप बटन्स फिक्स करते हैं तो क्या इसको रिमूव करने की भी ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिकांश पेशेंट्स में मैं कहूँगा कि 98 से 99% पेशेंट्स में बटन्स को रिमूव करने की, बटन्स को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक परमानेंट होते हैं और हम आजकल टाइटेनियम बटन यूज़ करते हैं तो ये एमआरआई कंपैटिबल भी होते हैं। तो भविष्य में अगर आपको कभी एमआरआई कराना पड़ा तो भी कोई तकलीफ नहीं होती है। जी सर, आपने भी इंटरनल ब्रेसिंग और फाइबर टेप टेक्निक के बारे में बताया, तो उसके बारे में सर हम कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, इंटरनल ब्रेस एक नया कंसेप्ट है। यह एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है और लिगामेंट को प्रोटेक्शन देता है। इंटरनल ब्रेस जो कंसेप्ट है वो हम ऑल इनसाइड टेक्निक और कन्वेंशनल टेक्निक दोनों में हम यह कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट में बेसिकली लिगामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और फास्टर मोबिलाइजेशन, मतलब पेशेंट को जल्दी एक्टिविटी, जल्दी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी स्पोर्ट्स में जा पाए, उसके लिए हम बेल्ट को ऑगमेंट करते हैं। यह एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है और लिगामेंट को लूज होने से या लिगामेंट को तोड़ने से रोकता है। यह जो है मटेरियल बेसिकली अल्ट्रा हाई ग्रेड UHMWPE पॉलीथिलीन का बना होता है। यह एक पतली सी टेप होती है, करीबन इसकी 1.5 से 2 मिलीमीटर के आसपास की चौड़ाई होती है और यह आपके लिगामेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। तो यह हम ऑल इनसाइड एसीएल सर्जरी के साथ भी इंटरनल ब्रेस हम यूज करते हैं और हम कन्वेंशनल टेक्निक के साथ भी कभी कभी इंटरनल ब्रेस टेक्निक यूज करते हैं। और इसको यूज करने से हमने देखा है कि अभी तक जो हमारे पेशेंट्स हैं उसमें हम ज्यादा फास्टर रिहेबिलिटेशन, ज्यादा फास्टर एक्टिविटी हम दे पा रहे हैं और री रप्चर रेट्स जो हैं वो हमारे थोड़े पहले की तुलना में, जब हम ये यूज नहीं करते थे उसकी तुलना में थोड़े कम हुए। जी सर, जैसे एथलीट से स्पोर्ट्स इंजरीज में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है एसीएल सर्जरी, मतलब आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में भी। तो सर, इनका एथलीट्स को लेके आपका कोई डिफरेंट अप्रोच? बिल्कुल, यही अप्रोच जो मैंने आपको बताई है। एथलीट्स में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पुराना वाला एसीएल है अगर वो हम बचा पाए, हम प्राइमरी रिपेयर कर पाए तो बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। अगर हम जो बचा हुआ स्टंप है उसको कई बार रिकंस्ट्रक्शन ऑगमेंट कर पाए तो भी सबसे अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एसीएल एथलीट्स के रिजल्ट्स को डिटरमाइन करती है वो रेमनेंट प्रिजर्वेशन है। अगर हम पुराना एसीएल किसी भी फॉर्म में बचा पा रहे हैं तो जो एथलीट्स है उनको जो पुरानी वाली फीलिंग है, जो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है, जो स्टेबिलिटी है घुटने में, वो मिलती है। तो मैं मानता हूं कि अगर सही समय पे एथलीट्स हमारे पास आते हैं, स्पोर्ट्स पर हमारे पास आते हैं और हम उनके पुराने एसीएल को बचा पाते हैं, कितना भी, अगर 20% एसीएल बचा है तो अगर हमने 20% एसीएल बचा पाया, 50% एसीएल बचा हुआ है पहले का, रेमनेंट बचा हुआ है, तो उसको भी हमारे घर बचा पाए तो एथलीट्स को हम लंबे टाइम तक अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे और उनका जो प्री इंजरी लेवल है, ऑपरेशन से पहले वो जिस तरह से खेलते थे उस तरह से खेलना संभव कर पाएंगे। अगर कुछ एक मरीज हमारे पास लेट आ रहे हैं जिनमें वो रेमनेंट बचा ही नहीं है, पूरा खत्म हो गया है, तो उनके केस में फिर हम कोशिश करते हैं कि इंटरनल ब्रेस टेक्निक करके और ऑल इनसाइड टेक्निक करके हम उन एथलीट्स को बेस्ट रिजल्ट दे पाए जिससे वो अपने प्री इंजरी लेवल, जो ऑपरेशन से पहले उनकी कंडीशन थी, वहां पे पहुंच पाए। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मैंने वर्सेक्टोमी के बारे में आजकल कुछ मैं सुन रही हूँ पर मुझे कुछ अच्छे ओपिनियंस या कुछ अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही, तो आज हम आपसे इसके बारे में देखिए, वर्सेक्टमी रीमर सिस्टम स्ट्राइकर कंपनी का लॉन्च एक लेटेस्ट रीमर सिस्टम है। यह ऊपर की हड्डी, मतलब जो जांग की हड्डी में जब हम सॉकेट बनाते हैं उसमें यह बहुत काम का होता है। जब कन्वेंशनल टेक्निक से सर्जरी की जाती है तो स्ट्रेट जो है वो सॉकेट बनता है, जिससे कई बार इस सॉकेट की लेंथ कम होती है। जब सॉकेट की लेंथ कम होती है तो कई बार जो ग्राफ्ट की हीलिंग होती है अंदर वह अच्छी नहीं हो पाती है, खास तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन और अगर पेशेंट काफी ओबीज है तो जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। तो हम कई पेशेंट्स में वर्सेक्टमिक टेक्निक का प्रयोग करते हैं। यह एक फ्लेक्सिबल रीमर सिस्टम है जिसके द्वारा एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ टनल हम करते हैं और हम एक सही तकनीक से सही डायरेक्शन में टनल बनाते हैं। यह जो टनल बनती है ये कर्व टनल होती है, मतलब ये मुड़ी हुई टनल होती है, इसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। और तो ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन में और ओबीज, बहुत मोटे जो पेशेंट्स हैं उनमें ये लाभदायक होता है। और ये ऊपर का, मतलब फीमर की हड्डी का जो ड्रिलिंग होता है उसके लिए रीसेंट मोस्ट टेक्निक है जो अवेलेबल है। तो ये स्ट्राइकर कंपनी की टेक्निक है, फ्लेक्सिबल रीमर सिस्टम इसको कहते हैं। वर्सेक्टमी आरआर डिवाइस बोलते हैं इसको। वर्सेक्टमी के दो डिवाइसेस हैं, एक वर्सेक्टमी रेगुलर, एक वर्सेक्टमी आरआर। वर्सेक्टमी आरआर और वर्सेक्टमी को कंबाइन करके हम इसको एक ऑल इनसाइड
सिस्टम के रूप में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमें प्रोसिंच करके डिवाइस होते हैं, या फिर हम टाइट रोप जो आर्थेक्स का कन्वेंशनल डिवाइस है वह भी प्रयोग करके हम जो है इसको ऑल इनसाइड टेक्निक, अदरवाइज कन्वेंशनल टेक्निक में भी फ्लेक्सिबल रीमर्स के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं जी। हमारी इन सब इनोवेशंस को हमने एक स्मार्ट टेक्निक नाम दिया है। स्मार्ट टेक्निक में जो मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई वो सब इंकॉर्पोरेट हो जाती हैं, जिससे कि मरीज को फास्टर क्विकेस्ट रिकवरी मिलती है और ऑपरेशन के दौरान में होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्यूरेसी है, प्रेसिशन है सर्जरी का, वह बढ़ाने वाली टेक्निक को हमने स्मार्ट टेक्निक नाम दिया है। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल में हमको सारी टेक्निक्स के बारे में जो है वो नॉलेज दी। सर मैं चाहती हूँ आप छोटा सा कुछ भी, ये जो आपने हमें ऑपरेशन के बारे में सब बताया, तो आप कुछ मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को दे पाए कि ऑपरेशन के साथ साथ लाइक प्रोफेशनसी और स्किल्स भी मैटर करते हैं कि नहीं, कि खाली इट्स अबाउट ऑपरेशन वो मैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि एसीएल सर्जरी अगर आपको होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप इसके लिए एक सर्जरी कराने के लिए सही जगह और सही पर्सन, सही सर्जन का चुनाव करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो सर्जरी है वो टारगेटेड सर्जरी होनी चाहिए आपकी इंजरी को लेके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सर्जरी ऐसी है जो सब मरीजों के लिए अच्छी हो, ऐसा नहीं होता है। आपके केस में क्या बेस्ट कर सकता है सर्जन, वो आप उसके साथ डिस्कस करें और आपके केस में क्या बेहतर सर्जरी है उसको डिसाइड करें। जो रेमनेंट है उसको प्रिजर्व करें, जो टूटा हुआ एसीएल का जो भी टुकड़ा आप बचा पाएंगे, जो भी पोर्शन आप बचा पाएंगे, वह आपके लिए रिकवरी में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी रिकवरी में बहुत लाभदायक रहेगा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैसेज मैं देना चाहता हूं कि अनावश्यक डिले नहीं करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सर्जरी कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, पर इसको अननेसेसरी आप बहुत लंबे टाइम के लिए डिले नहीं करें, क्योंकि अगर इस सर्जरी को आप डिले करते हैं तो आगे चल के आपके घुटने में गद्दी की तकलीफ, मेनिस्कस में तकलीफ और दूसरे लिगामेंट में तकलीफ और घुटने में घिसारा हो सकता है। तो अनावश्यक डिले नहीं करें, अनावश्यक इसमें सर्जरी में देरी नहीं करें, सही समय पे ये सर्जरी प्लान करके करा लीजिए। अगर आप ये कराते हैं तो हम इसमें काफी अच्छे रिजल्ट आपको दे पाएंगे और प्री इंजरी लेवल, ऑपरेशन से पहले जैसी आपकी कंडीशन थी उसमें हम आपको ले जा पाएंगे। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। सो व्यूअर्स, आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है और हम तक नहीं पहुंच पा रहे उनसे वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।